स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कक्षा 9वीं अध्याय 1 विज्ञान में हमारा ये आखिरी पार्ट है और इस पार्ट में हम जो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला अवलोकन हमें दिया हुआ है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये दोनों प्रश्न यहाँ पर जो आपके पास दिए हुए हैं, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेपथलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है। नेपथलीन क्या है? एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। ये क्या करता है? द्रव अवस्था में नहीं आता है। ठोस जो होता है तो द्रव अवस्था में नहीं आता है और सीधा गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है उसमें ये क्या होता है, जो भी ठोस होता है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस बन जाता है और वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है। दूसरा हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति अगर इत्र लगाकर आया होता है तो वो दूर ही रहता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो हमारे पास आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। इत्र क्या होता है? वाष्पशील द्रव होता है और ये बहुत ही तेजी से वाष्प में बदलता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से फैल जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। नीचे प्रश्नों की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5वां हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों? जल द्रव अवस्था में होता है ना। 25 डिग्री सेल्सियस में जल द्रव अवस्था में ही रहता है। दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है ना। 0 डिग्री का अगर तापमान रहेगा तो वहां पर अगर हम जल की बात करें तो जल बर्फ भी बन सकता है और द्रव अवस्था में भी रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जल का जो हिमांक है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ का जो गलनांक है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल रहेगा वो बर्फ भी बन सकता है और द्रव अवस्था में भी रह सकता है। तीसरा है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीय अवस्था या गैसीय अवस्था दोनों संभव हो सकती है ना। 100 डिग्री का तापमान अगर हम जल का अंदर लगाएंगे तो वो या तो पानी उबल जाएगा या वो गैस बनकर वाष्प बनकर उड़ भी सकता है। ये दोनों क्रियाएं वहां पर संभव हो सकती हैं क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में भी बदलता है। इसलिए जल 100 डिग्री सेल्सियस का अगर हम तापमान देंगे उसको तो या तो वो उबल भी सकता है या वाष्प बनकर उड़ भी सकता है। नीचे प्रश्न नंबर 6वां है हमारे पास। छठा प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। हमें यहाँ पर कारण बताना है। पहला क्या है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल जो होता है वो कमरे का जो तापमान होता है उस पर द्रव होता है, तो उसका हमें कारण बताना है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही जल का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो होता है इसका आयतन निश्चित होता है, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए जल को हम जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का आकार ले लेता है। दूसरा क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो ये भी सही है, हमारा लोहे की जो अलमारी वो कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन इसका हमें कारण बताना है। तो इसका कारण होगा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका जो गलनांक है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है तथा ये मजबूत होता है, बहता भी नहीं है। ठोस जो होता है ये बहता भी नहीं है, मजबूत होता है और इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे की जो अलमारी होती है वो कमरे के ताप पर भी ठोस ही रहती है। प्रश्न नंबर 7वां दोस्तों आपके लिए और 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों आईएमपी प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आप इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। प्रश्न 7वां क्या दिया है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 केल्विन अगर बर्फ है, बर्फ को अगर हम ठंडा करेंगे और जल को भी अगर 273 केल्विन पर हम ठंडा करेंगे तो शीतलता के ऊपर प्रभाव जो होता है वो अधिक क्यों होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है,
फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। पहले तो गुप्त ऊष्मा जो होती है वो क्या करती है, इसकी जो अवस्था होती है उसको बदल देता है। फिर उसके बाद उसका जो तापमान होता है उसमें भी वो वृद्धि कर देता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 3.34 गुणा 105 जूल है। यानी कि प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। लेकिन बर्फ क्या होता है, वो गुप्त ऊष्मा जो होती है उसको ले लेता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। आखिरी जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8वां, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? एक जो पानी हम उबालते हैं और एक जो भाप होती है, उन दोनों में जलने की तीव्रता किस में ज़्यादा होगी, कौन सबसे ज़्यादा जलेगा? तो इसका उत्तर होगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। भाप के अंदर अगर हमारा हाथ चला जाएगा तो हमारा हाथ में जलने की जो तीव्रता होती है वो अधिक महसूस होती है, क्योंकि 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, जिसकी वजह से भाप जो होती है उसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ में जलने की जो तीव्रता होती है वो अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपके पार्ट 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हो जाते हैं खत्म। अब हम आगे अगले पार्ट में पार्ट 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।